कहानी की शुरुआत एक टकले और बेहद ताकतवर आदमी से होती है जिसका नाम ब्रैडली है। वह पेशे से एक कार मैकेनिक होता है। रोज की तरह वह एक खराब कार लेकर गैरेज पहुंचता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है उसे महसूस होता है कि आज का दिन कुछ ठीक नहीं है। गैरेज का मालिक उसे बेचैनी से इंतजार करता हुआ मिलता है। मालिक उसे ऑफिस में बुलाता है और उसी पल ब्रैडली को समझ आ जाता है कि आज उसकी नौकरी जाने वाली है, और वही होता है। मालिक आर्थिक परेशानी का बहाना बनाकर उसे निकाल देता है। असल वजह यह होती है कि ब्रैडली सीधा, सख्त मिजाज और अपने उसूलों पर चलने वाला आदमी होता है, जबकि मालिक उसकी जगह किसी चापलूस को रखना चाहता था। ब्रैडली बिना कोई बहस किए लॉकर रूम से अपना सामान उठाता है, गाड़ी में बैठता है और खामोशी से घर की ओर निकल जाता है। यहीं से उसकी जिंदगी का वह गिरता हुआ सफर शुरू होता है, जो आखिरी पल तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी पत्नी लॉरेन अपनी कार में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। ब्रैडली रुककर उसे गौर से देखने लगता है। उसके दिल में शक पैदा होता है। वह कार का दरवाजा खोलने को कहता है। लॉरेन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आज बड़ी जल्दी आ गए। लेकिन उसी पल ब्रैडली उसकी गर्दन पर किसी और के होठों के निशान देख लेता है। उसका खून खौल उठता है। वह उससे फोन मांगता है। लॉरेन मना करती है, लेकिन ब्रैडली जबरदस्ती फोन छीन लेता है और सच्चाई उसके सामने आ जाती है। वह गुस्से में उसे घर के अंदर जाने को कहता है। लॉरेन सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैडली दो टूक कह देता है, अंदर जाओ। लॉरेन खामोशी से घर चली जाती है। एक तरफ नौकरी छूटने का दर्द और दूसरी तरफ पत्नी की बेवफाई, इन दोनों ने मिलकर ब्रैडली को अंदर से तोड़ दिया होता है। और फिर वह अपना सारा गुस्सा लॉरेन की कार पर निकालता है, इतना बेकाबू कि उसे यह तक एहसास नहीं होता कि उसके हाथ खून से भर चुके हैं। इसके बाद ब्रैडली किसी तरह खुद को संभालता है और घर के अंदर जाकर सीधे लॉरेन से पूछता है कि वो कितने समय से किसी और आदमी के साथ है। अब लॉरेन कुछ भी छुपाती नहीं, साफ साफ बता देती है कि पिछले 3 महीनों से उसका अफेयर चल रहा था। वो ये भी बताती है कि कुछ वक्त पहले उसका अबॉर्शन हुआ था। उस दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो उदास रहने लगी थी और उसी दौरान ब्रैडली ज्यादातर अपने काम में डूबा रहता था। लॉरेन खुद को घर में अकेला और नजरअंदाज महसूस करने लगी थी। उसी खालीपन को भरने के लिए वो किसी और के करीब चली गई। उसकी बातें सुनकर ब्रैडली को पहली बार एहसास होता है कि गलती कहीं न कहीं उससे भी हुई है। वो मान लेता है कि उसे लॉरेन को वक्त देना चाहिए था। उसी पल वो उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि आज से, इसी वक्त से दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लॉरेन भी हामी भर देती है। फिर ब्रैडली उसे बताता है कि उसकी नौकरी जा चुकी है और अब वो गिल नाम के आदमी के लिए काम कर रहा है, जो असल में एक ड्रग। गिल का नाम सुनते ही लॉरेन साफ मना कर देती है। वो याद दिलाती है कि ब्रैडली ने खुद कहा था कि वो कभी गिल के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन ब्रैडली मजबूरी समझाते हुए कहता है कि इन हालात में खुशहाल परिवार यूं ही नहीं चल सकता। पैसे चाहिए और फिलहाल उसके पास यही एक रास्ता है। साथ ही वो भरोसा दिलाता है कि वो हर कदम बहुत संभल कर उठाएगा। कहानी यहीं से 18 महीने आगे बढ़ जाती है। अब ब्रैडली का काम एक अपार्टमेंट में उस ड्रग कुरियर को ढूंढना होता है जो सारे डीलरों तक पैकेट पहुंचाता है। वो उससे मिलता है, सामान सौंपता है और काम खत्म करके घर लौट आता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। इस काम ने उसे खूब पैसा दिया होता है। वो बड़े घर में रहता है। उसके पास कई लग्जरी कारें होती हैं। लॉरेन जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जिससे उनकी खुशियां और बढ़ने वाली थीं। मगर जैसा कहा जाता है, गलत रास्ते का अंत कभी सही नहीं होता। ब्रैडली लॉरेन को लेकर बेडरूम में आता ही है कि तभी गिल का फोन आ जाता है। वो उसे तुरंत अपने घर बुलाता है। ब्रैडली बिना देर किए निकल पड़ता है। लॉरेन के चेहरे से साफ झलकता है कि वो उसके इस काम से बिल्कुल खुश नहीं है। थोड़ी देर में ब्रैडली गिल के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात माफिया गिल से होती है और दोनों बिजनेस की बातें करते हैं। गिल बताता है कि उसका एक दोस्त एलिएजर है, जिसकी मैक्सिको में गहरी पकड़ है और उसे एक बेहद जरूरी काम करवाना है। तभी एलिएजर अपने 2 आदमियों रोमन और पेड्रो के साथ वहां पहुंच जाता है। ब्रैडली को काम समझाया जाता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देता है। रोमन उसे बेहद नशेड़ी और लापरवाह लगता है। उसे डर होता है कि उसकी एक गलती सबको पुलिस तक पहुंचा सकती है। एलिएजर अपने आदमियों का बचाव करता है, मगर ब्रैडली अपनी बात पर अड्डा रहता है। इसके बाद गिल ब्रैडली को अलग ले जाकर समझाता है कि ये डील उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। वो ये भी वादा करता है कि बच्चे के जन्म के बाद ब्रैडली को 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्रैडली मान जाता है। वो शर्त रखता है कि इस काम की पूरी जिम्मेदारी वही लेगा और रोमन और पेड्रो दोनों को उसी की बात माननी होगी। एलिएजर आखिरकार सहमति जता देता है। फिर ब्रैडली रोमन को परखने के लिए उसका एक छोटा सा इम्तिहान लेता है। वो सीधे पूछता है, अगर मैं कहूँ कि सामान अभी पानी में फेंक दो तो क्या करोगे? रोमन बिना सोचे जवाब देता है, फेंक दूंगा। यही जवाब दोनों के बीच एक खामोश समझौता बन जाता है। उसके बाद तीनों रात के अंधेरे में एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, लेकिन शिप पर चढ़ने से पहले ही रोमन अपनी मर्जी चलाने लगता है, जिससे ब्रैडली का पारा चढ़ जाता है। तभी पेड्रो बीच में आकर उसे याद दिलाता है
कि समझौता हो चुका है और उन्हें हर हाल में ब्रैडली की बात माननी होगी। अब ब्रैडली खुद बोट संभालता है। तय लोकेशन पर पहुंचकर वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और पूरी सावधानी के साथ बोट रोक देता है। पेड्रो डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरता है और कुछ देर बाद नीचे से एक बक्सा निकाल लाता है। उस बक्से में कोई मामूली चीज नहीं बल्कि $3 मिलियन की होती है जो वहां छिपाकर रखी गई थी। वे सारे पैकेट निकालते हैं, खाली बक्से को वापस पानी में फेंक देते हैं और फिर बंदरगाह की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक ब्रैडली अपना पैकेट पानी में उछाल देता है और दोनों को भी ऐसा करने का इशारा करता है, मगर रोमन और पेड्रो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उल्टा वो ब्रैडली पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। ब्रैडली किसी तरह खुद को संभालता है, गुस्से को दबाता है, उन्हें जाने देता है और चुपचाप बोट की तरफ बढ़ जाता है। उधर जैसे ही रोमन और पेड्रो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, अचानक पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं। ब्रैडली पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप निकल जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे पुलिस वालों की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद मांग रहे होते हैं। यहीं ब्रैडली एक खतरनाक चाल चलता है। वो सोचता है कि अगर वो खुद को एक आम आदमी दिखाकर पुलिस की मदद करेगा तो किसी को उस पर शक नहीं होगा, और इसी बहाने वो पीछे से पहले पेड्रो को गोली मार देता है और फिर रोमन को भी ढेर कर देता है। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। पुलिस वाले आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैडली को पूछताछ के लिए लाया जाता है। डिटेक्टिव वॉटकिंस उससे ड्रग्स के बारे में सवाल करता है और ये भी पूछता है कि वो उस जगह आखिर कर क्या रहा था। ब्रैडली चालाकी से उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर वॉटकिंस समझ जाता है कि ब्रैडली कोई आम आदमी नहीं बल्कि बेहद चालाक शख्स है। हालांकि ड्रग्स को लेकर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता, लेकिन 2 लोगों की हत्या का बोझ उसे नहीं छोड़ता और इसी वजह से वो फंस जाता है। कोर्ट में पेशी से पहले ब्रैडली को एक आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है। उस मुलाकात में वो लॉरेन से बस इतना ही कहता है कि वो अपना और उनके होने वाले बच्चे का ख्याल रखे। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके गलत रास्तों से कमाया गया पैसा इतना है कि वे दोनों आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसके बाद अदालत उसे हत्या और अवैध हथियार रखने के जुर्म में 7 साल की सजा सुना देती है और उसे फ्रैंकलिन एरिजन्स नाम की जेल भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही उससे उसकी सारी कीमती चीजें उतरवा ली जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी शादी की अंगूठी भी। उसका हेल्थ टेस्ट होता है और फिर उसे एक बूढ़े कैदी लेफ्टी के साथ ऊपर की सेल में भेज दिया जाता है। वहीं उनकी मुलाकात जेल के मैनेजमेंट ऑफिसर आंद्रे से होती है, जो सख्त लहजे में उसे जेल के नियम समझाता है। खास तौर पर ये कि घंटी बजते ही हर कैदी को तुरंत हाजिरी के लिए बाहर आना होगा। सेल में पहुंचकर ब्रैडली खुद को कोसने लगता है कि उसने एलिएजर के साथ काम करने का फैसला क्यों किया। थकान के मारे वो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जब हाजिरी का वक्त आता है, बाकी सारे कैदी बाहर खड़े होते हैं और ब्रैडली बेखबर सोता रहता है। उसकी वजह से पूरे ब्लॉक को भूखा रहना पड़ता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो आंद्रे उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर आगे से एक भी नियम टूटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच कहानी लॉरेन पर शिफ्ट होती है। वो घर में सो रही होती है कि अचानक उसे महसूस होता है कि कोई जबरन घर में घुस आया है। वो फौरन ड्रॉअर से बंदूक निकालती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती, हमलावर उसे टेजर गन से मार देते हैं। लॉरेन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सीन वापस जेल में आता है। लेफ्टी ब्रैडली को बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। वहाँ उसकी मुलाकात एक महिला डॉक्टर डेनिस से होती है। वो बताती है कि उसे डॉक्टर प्लेसिट का फोन आया था, वही डॉक्टर जो लॉरेन का इलाज कर रहा है। उसके मुताबिक लॉरेन की प्रेगनेंसी में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं और वो चाहता है कि ब्रैडली कल सुबह 10 बजे उससे मिले। ये सुनकर ब्रैडली हैरान रह जाता है, क्योंकि लॉरेन ने कभी प्लेसिट नाम के किसी डॉक्टर का जिक्र नहीं किया था। अगले दिन जब उसकी मुलाकात डॉक्टर प्लेसिट से होती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एलिएजर का आदमी होता है, जो सिर्फ नाटक कर रहा था। वो साफ बताता है कि पिछली डील के फेल होने की वजह से एलिएजर को $3 मिलियन यानी करीब 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर वो लॉरेन की एक तस्वीर दिखाता है जिसे वे लोग अगवा कर चुके होते हैं और यहीं से ब्रैडली की असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है। डॉक्टर प्लेसिट अब कोई पर्दा नहीं रखता। वो साफ कह देता है कि एलिएजर तुम पर आगबूला है, वो तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चे दोनों को मरवा देगा, लेकिन एक रास्ता है, एक शर्त जिस पर वो उन्हें छोड़ सकता है। और यहीं दोनों के बीच एक खौफनाक सौदा तय होता है। ब्रैडली से कहा जाता है कि उसे एक ऐसे कैदी को मारना होगा जिसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वो आदमी रेडिकलिफ जेल के ब्लॉक 99 में बंद है और उसका नाम क्रिस्टोफर है। अगर ब्रैडली रेडिकलिफ जाकर क्रिस्टोफर को खत्म कर देता है तो एलिएजर उसे माफ कर देगा और लॉरेन और उसका बच्चा दोनों जिंदा रहेंगे। ये सुनते ही ब्रैडली अंदर से टूट जाता है। उसके सामने कोई आसान रास्ता नहीं होता, या तो वो किसी और की जान ले या अपने परिवार को खो दे। इसी उलझन और मजबूरी में
वो हाँ कह देता है। इसके बाद जब आंद्रे उसे वापस उसकी सेल की तरफ ले जा रहा होता है, तभी अचानक ब्रैडली अपने जूते उतारकर उस पर हमला कर देता है। वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे रेडिकलिफ जेल ट्रांसफर किया जाए। वो आंद्रे को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। आंद्रे गुस्से में अपनी बैटन से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन ब्रैडली रुकता नहीं। वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। आंद्रे की चीखें सुनकर बाकी गार्ड दौड़ कर आते हैं। ब्रैडली को हथकड़ी लगाकर नीचे की सेल में ले जाया जाता है, लेकिन उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ होता। वहां भी वो दोबारा लड़ाई शुरू कर देता है और 3 गार्डों को भी पीट डालता है। हालात काबू से बाहर जाते देख एक गार्ड उसे टेजर गन से झटके देता है। आखिरकार ब्रैडली को बेहद खतरनाक कैदी मानकर रेडिकलिफ जेल में ट्रांसफर करने का फैसला लिया जाता है। रेडिकलिफ पहुंचते ही उसकी मुलाकात वहां के बेरहम वार्डन टैग्स और उसके 4 आदमियों से होती है। टैग्स उसे डराते हुए कहता है कि यहाँ आकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रेडिकलिफ में जिंदगी नहीं सिर्फ नर्क मिलता है। जांच के बाद ब्रैडली को ब्लॉक 99 की जगह ब्लॉक 59 में डाल दिया जाता है। अपनी सेल देखकर वो सन्न रह जाता है। वहाँ गंदगी, बदबू और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। पिछले कैदी ने पूरी सेल को गंदगी से भर रखा होता है और बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है। लेकिन ब्रैडली अपने परिवार के लिए सब सहने को तैयार होता है। वो चुपचाप अपनी बनियान उतारता है, उससे नाक ढकता है और वहीं लेट जाता है। कुछ देर बाद एक गार्ड उसे 60 मिनट के लिए ताजी हवा लेने बाहर निकालता है। बाहर आते ही ब्रैडली क्रिस्टोफर को ढूंढने लगता है। तभी उसकी मुलाकात डेरिक नाम के एक कैदी से होती है। जब वो उससे क्रिस्टोफर के बारे में पूछता है तो डेरिक साफ कह देता है कि रेडिकलिफ जेल में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी मौजूद ही नहीं है। ये सुनकर ब्रैडली के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त उसकी नजर सामने कसरत कर रहे कुछ कैदियों के एक ग्रुप पर पड़ती है। डेरिक उसे उनके पास जाने से मना करता है क्योंकि वे सब साइको माने जाते हैं, लेकिन ब्रैडली जानबूझकर उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें उकसाने लगता है। देखते ही देखते माहौल गर्म हो जाता है और मारपीट शुरू हो जाती है। और यही ब्रैडली चाहता था, ताकि उसे बेहद खतरनाक कैदी समझकर ब्लॉक 99 में डाल दिया जाए और वो क्रिस्टोफर तक पहुंच सके अपने परिवार की जान बचाने के लिए। तभी अचानक एक गार्ड हवा में फायर कर देता है। गोली की आवाज जैसे पूरे माहौल को चीरती हुई निकलती है और देखते ही देखते और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रैडली अब खुद पर काबू खो चुका होता है। वो पलटकर उन्हीं गार्डों पर टूट पड़ता है जो उसे रोकने आए थे। कुछ ही पलों में वो कई गार्डों को जमीन पर गिरा देता है। आखिरकार टैग्स वहां आता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ठंडी बेरुखी होती है। वो इशारे से गार्डों को ब्रैडली का चेहरा ढकने को कहता है। चेहरा ढकते ही ब्रैडली को घसीटकर उस जगह ले जाया जाता है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ब्लॉक 99 अंडरग्राउंड काल कोठरी। वहां पहुंचते ही उसे एक रिमोट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक शील्ड पहनाई जाती है और एक ऐसी सेल में धकेल दिया जाता है जहां चारों तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। अगले ही पल टैग्स रिमोट दबाता है और बिजली का झटका ब्रैडली के जिस्म में उतर जाता है। वो चीखता है, तड़पता है और आखिरकार बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सीन लॉरेन पर शिफ्ट होता है। एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई, कमजोर, टूटी हुई उसके सामने डॉक्टर प्लेसिड खड़ा होता है जो उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। उसके पास एक कोरियन अबॉर्शन स्पेशलिस्ट मौजूद होता है। ये देखकर साफ समझ आ जाता है कि लॉरेन के साथ क्या होने वाला है। उधर ब्रैडली अपनी सेल में बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर। वो चीखता है, दीवारों से टकराता है जैसे कोई उसकी आवाज सुन ले। तभी बगल वाली सेल से एक कैदी कहता है कि ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी नहीं है। ये सुनते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ गार्ड दौड़े चले आते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं और फिर से बिजली के झटके देने लगते हैं। तभी एक गार्ड उसके कान में कहता है, क्रिस्टोफर तुमसे मिलना चाहता है। ब्रैडली को एक दूसरी सेल में ले जाया जाता है। वहीं पर उसकी दुनिया पलट जाती है क्योंकि सामने क्रिस्टोफर नहीं बल्कि एलिएजर खड़ा होता है और वही साइको कैदी भी जिसे ब्रैडली कुछ देर पहले पीट चुका था। अब सच्चाई सामने आती है। क्रिस्टोफर कभी था ही नहीं। वो तो सिर्फ एलिएजर की चाल थी ताकि ब्रैडली को धोखे से ब्लॉक 99 तक लाया जा सके। एलिएजर को ब्रैडली की वजह से $3 मिलियन का नुकसान हुआ था। उसी की वजह से वो पकड़ा भी गया था। ऊपर से पेड्रो की मौत जो उसकी बहन का पति था। ये सब उसकी आंखों में ब्रैडली को एक ही चीज बनाता था, अपना दुश्मन। एलिएजर ने गार्डों को भी पैसे से अपनी तरफ कर लिया था। अब ब्रैडली पर लगातार बिजली के झटके बरसने लगते हैं। फिर एलिएजर उसके सामने उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो डॉक्टर प्लेसिड ने भेजी होती है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा परिवार। ब्रैडली को बेरहमी से पीटकर
फिर से उसकी सेल में फेंक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का रिमोट एलिएजर के पास होता है और वो उसे बार बार तड़पाता रहता है। ब्रैडली टूट चुका होता है। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ बेबसी भी होती है। उसे लगने लगता है कि उसके परिवार को बचाने की हर कोशिश अब खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद वो बगल वाली सेल के कैदी से धीरे धीरे बात करता है। उसी बातचीत के बीच उसके दिमाग में एक तरकीब जन्म लेती है। वो अपने जूते की सोल निकालता है और शील्ड के सेंसर पर चिपका देता है। झटके अचानक बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर आते हैं और उसे कॉरिडोर में ले जाते हैं, चेक करने के लिए कि वो अभी जिंदा है या नहीं। जब उसे वापस भेजने लगते हैं तो ब्रैडली बहाना बनाता है, मुझे थोड़ी देर ताजी हवा चाहिए। गार्ड नाराज होकर फिर से झटके देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि शील्ड अब बेकार हो चुकी है। ब्रैडली उनके सामने तड़पने का नाटक करता है और जैसे ही एक गार्ड थोड़ा पास आता है, ब्रैडली अचानक उस पर टूट पड़ता है। दूसरा गार्ड संभल भी नहीं पाता कि पहला जमीन पर गिर चुका होता है। कुछ ही सेकंड में एक गार्ड मर चुका होता है। दूसरा कांपने लगता है, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खड़ी हो। ब्रैडली उसकी चाबी छीनता है, उसे घसीट कर उसकी ही सेल में बंद कर देता है और अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज बचती है, भारी सांसों की। ब्रैडली बिना पीछे देखे सीधे उस तरफ बढ़ता है जहां एलिएजर की सेल थी। उसके कदमों की आवाज ही वहां मौजूद कैदियों के दिलों में डर भरने के लिए काफी होती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, सबसे पहले उसका सामना उन्हीं साइको कैदियों से होता है जिन्हें एलिएजर ने अपने चारों तरफ ढाल बना रखा था। पहला कैदी उस पर झपटता है, लेकिन अगले ही पल ब्रैडली उसे जमीन पर पटक देता है। अपने भारी बूट से वो उसके चेहरे को बेरहमी से कुचल देता है। हड्डियों के चटकने की आवाज अंधेरी सेल में गूंज उठती है। दूसरा कैदी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली उसे बालों से पकड़कर खींच लाता है और उसकी आंखों पर ऐसा वार करता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। तीसरा कैदी अब सिर्फ कांप रहा होता है। ब्रैडली उसे दीवार से पटकता है, घूंसे बरसाता है, जैसे हर वार के साथ अपना गुस्सा निकाल रहा हो, और अंत में एक ऐसी लात मारता है कि उसके चेहरे की हड्डी टूटने की आवाज तक सुनाई देती है। वो अधमरा होकर फर्श पर पड़ा रह जाता है। अब सामने सिर्फ एलिएजर बचता है, वही इंसान जिसकी वजह से उसकी जिंदगी का सब कुछ उजड़ चुका था, वही जिसने उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को उससे छीनने की कोशिश की थी। ब्रैडली बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का मारता है और एलिएजर जमीन पर गिर पड़ता है। वो उसका फोन उठाता है, उसके कॉलर से पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और ठंडी लेकिन जहरीली आवाज में कहता है कि अपने लोगों को फोन कर और अभी इसी वक्त लॉरेन का अबॉर्शन रुकवा दे। एलिएजर दांत भींचकर मना कर देता है। अगले ही पल ब्रैडली उसकी दाहिनी टांग पर पैर रखता है और पूरा जोर डाल देता है। एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी टांग टूट जाती है। एलिएजर अब टूट चुका होता है। कांपती आवाज में वो कॉल करता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि लॉरेन को तुरंत छोड़ दिया जाए और उसका अबॉर्शन रोका जाए। ब्रैडली उसके पास झुककर आखिरी बात कहता है कि लॉरेन को एक खरोंच भी आई तो वो वापस आएगा। फिर वो मुड़ता है और चलते हुए बस इतना कहता है कि उसे सही सलामत गिल के पास पहुंचा दिया जाए। ब्रैडली एलिएजर को घसीटते हुए अपनी ही सेल तक लाता है और गार्डों के साथ उसे अंदर धकेल देता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला होता है, पीछे से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। टैग्स अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। उसकी आंखें सीधे ब्रैडली पर टिक जाती हैं। वो पूछता है, मेरे लोग कहाँ हैं? ब्रैडली बिना घबराए जवाब देता है, एक मर चुका है, दूसरा जिंदा है, और अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो वो भी नहीं बचेगा। असल में ब्रैडली किसी और चीज का इंतजार कर रहा होता है, गिल के फोन का, उस एक कॉल का जो तय करेगा कि उसकी पत्नी अब सुरक्षित है या नहीं। उधर एलिएजर के कहने पर डॉक्टर प्लेसिड और वही कोरियन डॉक्टर लॉरेन को गिल के पास लेकर पहुंचते हैं। प्लेसिड ने गिल पर बंदूक तान रखी होती है ताकि वो कोई चाल ना चल सके। लॉरेन की आंखों में डर है लेकिन सांसों में उम्मीद भी। जैसे ही दोनों कुछ कदम दूर जाते हैं, गिल अचानक हरकत करता है। वो पल भर में स्नाइपर निकालता है और प्लेसिड के सिर में गोली उतार देता है। प्लेसिड वहीं ढेर हो जाता है। अगले ही पल लॉरेन गिल से राइफल छीनती है और उस कोरियन डॉक्टर को भी मार गिराती है जो उसका अबॉर्शन करने आया था। उसी वक्त ब्रैडली के फोन पर रिंग होती है। गिल की आवाज आती है, लॉरेन अब सुरक्षित है, अब से वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो फोन लॉरेन को देता है। ब्रैडली की आवाज भर्रा जाती है। वो अपने होने वाले बच्चे के लिए आखिरी शब्द कहता है, अच्छे इंसान बनना, स्वस्थ रहना, समझदार रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। उसकी आंखें नम होती हैं क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाएगा। बाहर टैग्स गुस्से में खड़ा चिल्लाता है, खत्म हुआ तुम्हारा ड्रामा? ब्रैडली बस इतना कहता है, मुझे 1 मिनट और दे दो। वो अंदर लौटता है और फिर जो होता है वो इंसान और हैवान की आखिरी सीमा मिटा देता है। ब्रैडली एलिएजर पर टूट पड़ता है। घूंसे, लातें, दीवार से टकराते जिस्म की आवाज। वो तब तक नहीं रुकता जब तक एलिएजर का सिर उसके धड़ से अलग नहीं हो जाता। बाहर खड़ा टैग्स आखिरकार अपना सब्र खो देता है। वो अंदर घुसता है और बिना कुछ सोचे ब्रैडली के सिर में गोली मार देता है। वहीं उसी अंधेरी काल कोठरी में ब्रैडली की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं
और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ब्रैडली जैसी आंधियां आती हैं, लेकिन ये हमें गलत रास्ता चुनने का हक नहीं देती, क्योंकि गलत रास्ते का अंजाम अक्सर वही होता है जो ब्रैडली का हुआ। चलो अब अगली कहानी में मिलते हैं।